चलो तो शुरुआत करें फिर। पढ़ लो बेटा पढ़। बातें बिल्कुल नहीं। ठीक। चलिए तो फिर पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। अभी सिलेबस को लेकर थोड़ा सा मन में ये है सभी बच्चों के कि क्या रहेगा कैसे रहेगा। तो जब तक नीट प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता तब तक हम वही फॉलो करते जाएंगे जो पहले कर रहे थे, क्योंकि कम को ज्यादा करना आसान है, ज्यादा को कम करना आसान है, कम को ज्यादा करना भारी पड़ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना बेटा आप। तो ज्यादा को कम तो कर लेंगे बाद में, लेकिन कम को ज्यादा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले वही पढ़ लो। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्टस से भी हटा दिए जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं देंगे उन पर हम। तो चलो फिलहाल तो जो शुरुआत हो रही है वो तो सिलेबस का पार्ट है ही, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और इको में पॉल्यूशन वाला चैप्टर हटा दिया है, साथ के साथ कुछ और भी डिलीट किए हैं, तो उन पे हम चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी तो सारा पढ़ना ही है। तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। आज हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि कोई प्लांट हो सकता है, बातें नहीं बेटा बिल्कुल, कोई एनिमल हो, और हो सकता है कि कोई माइक्रोब हो। ये जहां कहीं भी रहता है वहां रहकर अपने एनवायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच होने वाले इन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। इसी को इकोलॉजी कहा जाता है। फॉन्ट साइज ठीक चल रहा है, दिख पा रहा है पीछे तक? तो यहाँ ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करते हैं, और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट ऐसा कौन सा इंटरेक्शन करते हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे? ऐसा कर क्या रहे हैं जो कि हम स्टडी करेंगे? इस बात को समझने के लिए पहले एनवायरनमेंट समझ में आना जरूरी है। जब एनवायरनमेंट समझ में आएगा तो होने वाले इंटरेक्शन भी हम समझ जाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा कि जो हमारी सराउंडिंग है वही एनवायरनमेंट है। और सराउंडिंग में क्या, लिविंग, नॉन लिविंग, दोनों? क्या आज जो भी हमारे आसपास लिविंग है उनको मैं बायोटिक कह के रिप्रेजेंट कर दूं? जो नॉन लिविंग है क्या उनको ए बायोटिक कहा जाएगा? और बायोटिक ए बायोटिक ने मिलके क्या बनाया? बेटा बायोटिक के अंदर लिविंग आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लांट एनिमल माइक्रोब आते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ प्लांट एनिमल माइक्रोब लिखा, हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि वो भी तो प्लांट एनिमल माइक्रोब में से कोई एक है। और यहाँ ए बायोटिक के अंदर उस एरिया की लाइट भी आएगी बेटा, उस एरिया का टेम्परेचर भी आएगा, उस एरिया की सॉइल भी आएगी, वहाँ का वाटर भी आएगा, वहाँ की एयर भी आएगी। ये सब मिलके क्या बनाते? ये सब मिलके क्या बनाते? और ये दोनों मिलके क्या बनाते? क्या ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है? क्या वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है? अरे उसी की स्टडी को क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे कि सर एनवायरनमेंट भी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरेक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है।
कर क्या रहे हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए बेटा हमने इकोलॉजी शब्द को ही ब्रेक करके देखा। और इकोलॉजी टर्म दो दो शब्दों से मिलके बनी होती है, एक तो है ओइकोस और एक है लोगोस। बेटा ओइकोस का मीनिंग होता है होम, या फिर कह दीजिए हैबिटेट। होम या फिर कह दीजिए हैबिटेट। और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। मतलब ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, देखो ये एरो यहाँ से चला है, इधर से चल रहा है एरो, और ये बेटा यहाँ निकल के आ गया है। समझ पा रहे हैं क्या आप? ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, क्या उसका हैबिटेट कोई फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, अरे डेजर्ट हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है। अरे यहाँ पर इनमें से कोई भी उसका एक हैबिटेट होगा। आज आप बच्चों को समझाने के लिए मैंने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया। ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, जल्दी बताओ इसका एनवायरनमेंट किन दो चीजों से मिलके बनेगा? क्या कहा? बायोटिक और ए बायोटिक। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, बायोटिक में कौन कौन आता है? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। सही है। अरे यही है बेटा। क्या ए बायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, एयर है? क्या ये दोनों मिलकर एनवायरनमेंट बनाएंगे? क्या ऑर्गेनिज्म भी इस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है? क्या वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन करेगा? करेगा। अरे इंटरेक्शन में क्या होगा, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो रे बेटा। लाइट के आने से क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? ए बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हो गया, क्या प्लांट के एनर्जी को हर्बीवोर खाएंगे? बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हो गया, प्लांट एनिमल दोनों मर जाओ, क्या माइक्रोब खाएंगे? क्या माइक्रोब खाएंगे तो मिनरल सॉइल में आएंगे, क्या सॉइल से वापस प्लांट के पास जाएंगे? यही तो इंटरेक्शन है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, इन्हीं की स्टडी को आप किस नाम से पुकारेंगे? बच्चों आज बात सिंपल सिंपल हो रही है, आज बात इंट्रोडक्शन की है, इसलिए बातें सिंपल सिंपल हो रही है। जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों को हम कहेंगे कि लाइट के आने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना प्रोडक्टिविटी है। हर्बिवोर का प्लांट का खाना और कार्निवोर का हर्बिवोर को खाना प्रिडेशन है। अरे बैक्टीरिया जब प्लांट एनिमल के मर जाने पे खाएगा तो डिकम्पोजिशन है। मिनरल का आना, मिनरल का जाना, मिनरल साइकिल है। यही सब चीजें आगे चलकर डिटेल से हम पढ़ेंगे, और यही सब बातें जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनकी स्टडी को ही आप किस नाम से पुकारेंगे? इकोलॉजी। अरे आज तो सीधा कह दो रे बेटा। आज मैं जो कहूंगा वही कहना है बेटा, मन से नहीं कहना बेटा, मन से नहीं बेटा। हमारी अर्थ पे एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं, एक भी नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट होके रह जाए। हो ही नहीं सकता। आपके बीच में से कोई बालक या बालिका बाहर जाके बैठ जाए और कहे कि मैं अकेला बैठा हूँ, अकेली बैठी हूँ, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसका ये कहना गलत है। अरे वो उस एरिया की ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो कोई भी नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट होकर रह जाए। और जब एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म इतना क्लोजली रिलेटेड है तो उसकी स्टडी तो बनती है बेटा। और वो स्टडी आप कहाँ पर कर रहे हैं? तो आज के बाद कोई भी आपसे इकोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे बेटा? बहुत गजब, मैं समझ गया बेटा। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक। क्या बायोटिक और बायोटिक भी इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्या बायोटिक ए बायोटिक भी इंटरेक्ट कर रहे हैं? इन सब की कंबाइंड स्टडी को किस नाम से पुकारते हैं?
इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर ए बायोटिक भी तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पढ़ते क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब तक लिविंग नहीं है हमारी स्टडी नहीं, जब तक लिविंग बीच में नहीं है हमारी स्टडी नहीं होगी, ये याद रखो। हम मानते हैं कि लाइट के आने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाइट के आने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता होगा, ठीक बात है, लेकिन हम उसको स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो यहाँ जब तक लिविंग नहीं है तब तक स्टडी नहीं करते। तो यहाँ पर आपको जब डेफिनेशन देनी है तो यही कहना पड़ेगा बेटा, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सही है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख ही लीजिएगा आप, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic as well biotic and biotic, यही है बेटा। आज पहली बार क्लास में आते ही मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिखा, इसका मतलब इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत कहाँ से है, ऑर्गेनिज्म से है। लेकिन बेटा इंटरेक्शन तो इसके पहले भी हो रहे हैं। एटम एटम से इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरेक्ट करके सेल बनाते हैं, सेल सेल इंटरेक्ट करके टिश्यू इंटरेक्ट करके ऑर्गन इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम से। इसका मतलब इंटरेक्शन तो बहुत पहले से हो रहे हैं। फिर हमने शुरुआत ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की, गजब, मैं समझ गया बेटा। ऑर्गेनिज्म वो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड करती दिखती है। ऑर्गेनिज्म वो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है जो अपने एनवायरनमेंट से रेस्पॉन्ड करता दिखता है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सबसे छोटी लिविंग यूनिट तो सेल है, तो मैं कहूंगा ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है। अरे ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर है बेटा। तो सबसे छोटी लिविंग यूनिट जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड, मतलब उसके चेंज के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता दिखता है, वो कौन है बेटा, ऑर्गेनिज्म। तो बताओ, जल्दी बताओ, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ऑर्गेनिज्म। और जब कई सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक एरिया में साथ आकर इंटरैक्ट करेंगे तो क्या पॉपुलेशन बनेगी, क्या डिफरेंट पॉपुलेशन जब इंटरैक्ट करेगी तो कम्युनिटी बनेगी। ओहो, जैसे जैसे इंटरेक्शन का लेवल बढ़ रहा है टर्म बदल रही है। अकेला एक है तो किस नाम से पुकारा, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, डिफरेंट पॉपुलेशन, एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। इस ऑर्डर को आप इकोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर, इसकी शुरुआत कहां से होगी, ऑर्गेनिज्म से। ये ऑर्डर खत्म कहां होगा अभी हम देखेंगे। सही है। तो बेटा यहाँ पर आप समझ जाइए, ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। इकोलॉजी किसको कहते हैं, इसमें आगे चलकर हमें पढ़ना क्या है, ये सब बातें आप बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ कुछ बातें जो डायरेक्ट याद करने की है वो आप यहीं पर लिख लीजिएगा कि टर्म इकोलॉजी गिवन बाय हैकर। यहाँ पर बेटा फादर रीटर है बेटा, और इंडियन फादर रामदेव मिश्रा।
बाबा रामदेव नहीं है। आरडी मिश्रा सही है। तो पत्ता पलट दूं, ये नोट करेंगे क्या आप? आगे बढ़ जाऊं? बेटा बेटा जल्दी, तुरंत तुरंत बेटा तुरंत। बालक घातक हो चुके हैं। जल्दी, बातें नहीं। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो चुपचाप पढ़ाई करते रहें, देखते रहें इन चीजों को। आपस में बातें नहीं करनी, जो बात करनी मेरे से करनी क्लास के टाइम पर। बाकी फिर आप कुछ भी करो यार आगे। अब इसके बाद इकोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, पुराने नोट्स जिनके पास है, वो नोट्स सामने ना रखें, क्योंकि फिर उनके मन में यही चलता रहेगा कि पहले क्या और अब क्या। जो पहले था वही अब है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे कितना याद है। पहले से पढ़ लिया वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको कितना याद है। तो बढ़ जाए बेटा आगे। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर, अब आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ ही नोट करते रहें। इकोलॉजिकल ऑर्डर, अभी अभी हमने कहा कि इकोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए ए नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, और बार बार हम कह रहे हैं, हम लिख भी ले लेते हैं यहाँ पर कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर है। बेटा ये यहाँ स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बड़ा भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक बात। और जब यही ए अपने जैसे कई सारे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करता है तो पॉपुलेशन बनती है। जैसे कई सारे ए एक साथ आकर एक एरिया में इंटरैक्ट करेंगे तो उसे आप पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। बेटा क्या ये सारे ए जो यहाँ पर हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं? तो फिर मैंने इनको स्पीसीज ना कह के पॉपुलेशन क्यों कहा? गजब, बहुत बढ़िया बेटा। स्पीसीज कहने से एरिया डिफाइन नहीं होता। जब आप कहते हैं ह्यूमन स्पीसीज तो वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब आपने कहा इंडियन पॉपुलेशन तो वो सिर्फ इंडिया वाले ही होंगे। सही है। आज बातें इकोलॉजी की है, आज बातें इंटरेक्शन की है। अरे इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब एक एरिया में एक साथ होंगे, क्योंकि हमारी इकोलॉजी किसी भी तरह के टेलीफोनिक इंटरेक्शन को डील, हमारी इकोलॉजी किसी भी तरह की नेट चैटिंग को डील नहीं करती। यहाँ पर तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब एरिया एक होगा। एनसीईआरटी भी लिखती है
Interacting organisms should live closely together. इस क्लोजली का मीनिंग एरिया 1, हर बार वो लाइकेन के जैसे फिजिकली अटैच्ड ही हो जरूरी नहीं, एरिया 1 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल जो यहाँ पर है उसको आप लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। और जब कई सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ आ जाती है तो फिर उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ए भी रह रहा है, सी, डी, और जब सब एक साथ रहते हैं तो उसे हम कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। बेटा क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का साथ होना जरूरी है? ना ना, डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है। वो केवल प्लांट की भी तो हो सकती है, प्लांट कम्युनिटी, वो केवल एनिमल की भी हो सकती है, एनिमल कम्युनिटी, वो केवल माइक्रोब की भी हो सकती है, माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है। यहाँ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों एक साथ हो जरूरी नहीं है। ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट भी हो सकती है, ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल भी हो सकती है, ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब भी हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर आप सब बच्चे ये याद रखेंगे कि यहाँ पर कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों ही साथ हो जरूरी नहीं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आ जाता है कि सर बिना प्लांट एनिमल कैसे रहेगा। ये बात तब करूंगा जब बात सर्वाइवल की होगी, अभी तो फॉर्मेशन की बात हो रही है। कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए तीनों का साथ होना जरूरी नहीं है, और तीनों एक साथ मिल जाए तो उसे कौन सी कम्युनिटी? बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन बच्चों एक बात काम की है जो सुन लीजिए आप, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलता है कि एक कम्युनिटी है, आपके लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों है। आपको तीनों को एक साथ ही बताना है, क्योंकि आप पहले अच्छा सोचते हैं। अगर उसे कुछ और पूछना है तो वो लिख के देगा वहां। समझ पा रहे हैं आप? ये भी साथ में रख लेना बेटा, बढ़िया हो जाएगा, है ना? ये सब वो मेरे को पहले से रखा हुआ है कि लिख के देगा। तो लिख के देगा कि भाई यहाँ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट ही है, तो फिर आप उसे किस नाम से पुकारेंगे? प्लांट कम्युनिटी। लेकिन जब तक उसने लिख के नहीं दिया, आपके लिए तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों है। सही है बेटा। अब 3 स्टेप अभी तक हो चुकी है, और तीनों स्टेप्स में आप बच्चे देख पा रहे हैं कि सिर्फ बायोटिक ही आया है, ए बायोटिक अभी तक नहीं आया। लेकिन अब ए बायोटिक आएगा, तो ये एरो अब यहां निकल के आएगा। आगे बेटा, और जब ए बायोटिक और बायोटिक किसी पर्टिकुलर एरिया में आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बायोटिक और ए बायोटिक जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि सारे बायोटिक, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब,
सारे एबायोटिक, लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर होना ही चाहिए ना। एक बायोटिक, एक एबायोटिक मिलेगा तब भी इकोसिस्टम बनेगा। पानी की एक बूंद, मैं डिस्टिल वाटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल टैप वाटर में जब पानी की एक बूंद है वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पानी की बूंद में क्या बैक्टीरिया है? बायोटिक है। क्या उस बूंद में पानी है? एबायोटिक है। और अब बूंद पानी की तो है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए यहाँ पर दोनों है तो इकोसिस्टम बन रहा है। सही बात है। तो यहाँ सारे सारे होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैं कभी भी क्वेश्चन में लिख के दूं कि एक इकोसिस्टम है, क्या आप एक बायोटिक एक एबायोटिक को सोचते हैं? आप तो सारे सारे को सोचते हैं, क्योंकि आप पहले, चलो बेटा इसको और अच्छे से समझते हैं और इसके लिए एक तालाब में चलते हैं, एक पॉन्ड में चलते हैं। पहले क्या सभी बच्चे पॉन्ड और लेक में डिफरेंस जानते हैं क्या? पॉन्ड और लेक दोनों स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर बॉडी है, रुका हुआ पानी है, फ्रेश वाटर है बेटा। लेकिन पॉन्ड छोटा और लेक, पॉन्ड की गहराई कम, लेक की गहराई, ये ध्यान रखिएगा, दोनों रुके हुए पानी है, लेकिन पॉन्ड छोटा होता है, लेक बड़ी होती है। पॉन्ड की गहराई कम होती है, लेक की गहराई ज्यादा होती है, लेक डीप होती है बेटा। ये रहा एक तालाब। जल्दी मुझे बताइए, यहाँ इस तालाब का एनवायरनमेंट क्या बायोटिक और एबायोटिक से मिलके बनता है? और बायोटिक के अंदर क्या बच्चों में यहाँ पर प्लांट एनिमल माइक्रोब लिख दूं क्या? क्या ए बायोटिक के अंदर लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर लिख दूं क्या बेटा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, सही लगे तभी हाँ भरना है, वैसे तो जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। पॉन्ड के बायोटिक, प्लांट एनिमल माइक्रोब, पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड कम्युनिटी बनाते हैं। अरे प्लांट एनिमल माइक्रोब डिफरेंट स्पीसीज मिलके कम्युनिटी तो बनाती है। तो पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड कम्युनिटी बनाते हैं। पॉन्ड में बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन पॉन्ड इकोसिस्टम बनाते हैं। सही है। आगे बढ़, चलो इस पॉन्ड से बाहर चलते हैं तो एक छोटा ग्रासलैंड भी आपको यहाँ दिखता है। जब आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ एक छोटा फॉरेस्ट भी आपको दिखता है। दिख पा रहा है बेटा? यहाँ पर जब मैंने फॉरेस्ट में आके आपसे पूछा कि बायोटिक बताओ, कि आप फिर प्लांट एनिमल माइक्रोब कहेंगे? जब मैं यहाँ आकर आपसे ए बायोटिक पूछूं तो क्या लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर कहेंगे? क्या यहाँ के बायोटिक भी प्लांट एनिमल माइक्रोब है? क्या यहाँ भी लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर होगा? बच्चों अब ध्यान से बोर्ड पे देख लेना भाई, सब लिखना बंद कर दो इधर। मैंने यहाँ भी लिखा प्लांट, मैंने यहाँ भी लिखा प्लांट, मैंने यहाँ भी लिखा, तीनों जगह शब्द टर्म एक ही यूज की, लेकिन क्या तीनों जगह का प्लांट एक जैसा? यहाँ ट्री है, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है, यहाँ ग्रास है, तीनों जगह का प्लांट एक जैसा? तो कंफर्म है तीनों जगह का एनिमल भी एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एनिमल तो वैसा आता है जैसा प्लांट होता है। ग्रास उगती है तो खाने रैबिट डियर काऊ आती है, ट्री उगता है तो घोंसला बनाने चिड़िया भी आती है। समझ जाइए एनिमल का आना किस पे डिपेंड करता है बेटा? क्या यहाँ फाइटोप्लैंक्टन रह रहा है? क्योंकि पानी भरा हुआ है। अगर इसका पानी सूख जाए तो क्या फाइटोप्लैंक्टन रहेगा? ओहो, प्लांट का आना तो ए बायोटिक पे डिपेंड करता है। प्लांट का आना, चट्टान है तो लाइकेन उगेगा, सैंड है तो कैक्टस उगेगा, पानी है तो फाइटोप्लैंक्टन रहेगा। इसका मतलब किसी भी नए एरिया का डेवलपमेंट पहली बार देखोगे तो बायोटिक देखोगे कि ए बायोटिक, जैसा ए बायोटिक उसके अकॉर्डिंग बायोटिक आएगा। और बायोटिक में सबसे पहले प्लांट, और जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? तो किसी भी नए एरिया का डेवलपमेंट पहली बार देखते हैं तो बायोटिक या है बायोटिक, जैसा है बायोटिक वैसा बायोटिक। और बायोटिक में सबसे पहले
और जैसा प्लांट वैसा एनिमल वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाता है। इसका मतलब यहाँ के बायोटिक ए बायोटिक, यहाँ के बायोटिक ए बायोटिक के जैसे या अलग, यहाँ के बायोटिक ए बायोटिक, यहाँ के बायोटिक ए बायोटिक के जैसे या अलग, तीनों जगह का बायोटिक ए बायोटिक अलग अलग, तो तीनों इकोसिस्टम भी। हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक के बाद दूसरा इकोसिस्टम आ गया, तीसरा इकोसिस्टम आ गया, अरे इकोसिस्टम का टाइप कैसे बदल गया, कह देना बायोटिक ए बायोटिक बदल गया। और जब बायोटिक ए बायोटिक बदल जाता है तो इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाता है। सब बच्चों को क्लियर है ये बात? लेकिन एक बात और सुन लीजिए बेटा, हम दुनिया में एक भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी एग्जैक्ट फिक्स बाउंड्री है। जब मैं इस फॉरेस्ट से निकलकर तालाब की तरफ जाता हूँ तो एक एरिया ऐसा बीच में जरूर आता है जहाँ तालाब, मतलब फॉरेस्ट खत्म तालाब शुरू होता है। क्या बीच में कोई दीवार खींची है कि फॉरेस्ट तुम इधर रहो तालाब तुम इधर रहो? अरे एक एरिया बीच में ऐसा जरूर आएगा जहाँ दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैप्ड एरिया को आप किस नाम से पुकारते हैं? क्या होता है इकोटोन, डिफाइन करो। गजब गजब, बहुत बढ़िया। इकोटोन, इकोटोन मतलब कि ओवरलैपिंग या ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ओवरलैपिंग और ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम, उसको इकोटोन के नाम से पुकारते हैं बेटा, इकोटोन कहते हैं। जल्दी बताओ, यहाँ इकोटोन इधर है, क्या इधर भी होगा? गजब, इसको भी इकोटोन कहेंगे। एक और बात बताओ, इकोटोन की डाइवर्सिटी कम होगी कि ज्यादा? क्यों ज्यादा? इधर वाले भी हैं, और जब दोनों रहेंगे तो वैरायटी ज्यादा, तो डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया। बेटा तीन शब्द अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं। जब मैं एनवायरमेंट बोल रहा था तब भी बायोटिक ए बायोटिक बोल रहा था, जब मैंने इकोलॉजी बोला तब भी बायोटिक ए बायोटिक बोला, जब मैं इकोसिस्टम बोलता हूँ तब भी बायोटिक ए बायोटिक बोलता हूँ। तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, मैं समझ पा रहा हूँ आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, यस, हाँ मैं समझ गया। इधर जब बात होती है एनवायरमेंट, मतलब कि बायोटिक और ए बायोटिक मिलकर क्या बनाता है? एनवायरमेंट। ठीक बात है। अगर बायोटिक ए बायोटिक आपस में इंटरेक्शन कर जाए तो इसको किस नाम से पुकारते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की स्टडी कहाँ करते हैं? इकोलॉजी। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो बायोटिक ए बायोटिक ने क्या बनाया? दोनों के इंटरेक्शन ने, और इसी की स्टडी क्या कहलाती है? बस, डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या आप? बायोटिक ए बायोटिक एनवायरमेंट बनाता है, दोनों इंटरेक्ट कर जाए तो इकोसिस्टम बनाता है, और उसकी स्टडी ही इकोलॉजी में करते हैं। यही होता है। ठीक। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, और इकोसिस्टम, जब इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाए तो उसे आप बायोम कहते हैं। बायोम, लार्ज इकोसिस्टम। जल्दी बताओ, बायोम क्या सिंगल लार्ज है या ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम? अरे सिंगल लार्ज, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम होता है बायोम। ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम तो लैंडस्केप बनता है, वो भी आएगा भी आगे। तो सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है बायोम। अगर फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। अगर यहाँ
पॉन्ड एक इकोसिस्टम है तो ओशियन बायोम, बड़े बड़े डेजर्ट्स भी बायोम। चलिए इधर बोर्ड पे लिखना बंद कीजिए। जब बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम हो गया तो यहाँ का बायोटिक ए बायोटिक मेजर एक जैसा होगा, मेजर एक जैसा होगा, माइनर वेरिएशन आ सकता है। देखेंगे बोर्ड पे। मान लीजिए यहाँ हमारे पास में यहां से यहां तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है। आप बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर आपको कैसे पता लग गया कि यहां से यहां तक है? तो भाई मुझे इस तरह से पता लगा कि मैंने देखा कि दो तरह के ट्रीज, होपिया, डिप्टेरोकार्पस, सब बच्चे एक बार नाम बोल देंगे, यहां भी उग रहे हैं, यहां भी उग रहे हैं। और जहां जहां तक की मेजर वेजिटेशन एक जैसी, वहां वहां तक का बायोटिक एक जैसा, तो इकोसिस्टम एक और बड़े एरिया में है तो उसे क्या कहोगे? एग्री बेटा? यहां यहां से यहां तक एक ही बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन हो सकता है ना कि बीच में से कोई रिवर निकल के जा रही है। क्या ये रिवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आया माइनर वेरिएशन। नहीं समझ पा रहे? अब जो नहीं समझ पा रहा वो सिंपल ऐसा एग्जांपल सुन लो। ओशियन बायोम है ना, बीच में आइलैंड भी तो हो सकता है। समझ पा रहे आप? अगर ऐसा है तो वो आइलैंड वहां टेरेस्ट्रियल पार्ट आ गया, और अगर ऐसा हो गया तो वो माइनर वेरिएशन आ गया। मेजर एक जैसा है लेकिन माइनर वेरिएशन हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है कि बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि एरिया बड़ा हो चुका है। सही है? आगे बढ़ते हैं। और अब बेटा आप ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, कंप्लीट अर्थ बायोस्फीयर कहलाती है। हमारी कंप्लीट अर्थ यहां पर आ गई। अरे किस नाम से पुकारा आपने? बायोस्फीयर। जरा शब्द दोबारा पढ़ो तो। कह दिया ना मैंने आपसे, जब तक लिविंग नहीं है स्टडी नहीं। सबसे बड़ी यूनिट में भी बायो है। बायोस्फीयर, बायो का मतलब लिविंग और स्फीयर मतलब जगह, प्लेस जहां पर वो रह रहे हैं। चाहे वो हवा में हो, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो पानी में हो। अरे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बता, क्या इकोटॉन भी एक इकोसिस्टम है? हाँ, जहां जहां बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम है। क्या बायोम भी एक इकोसिस्टम है? क्या बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है? हाँ, जहां जहां बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन वहां वहां इकोसिस्टम। फिर आप कहेंगे कि सर आपने इसको भी इकोसिस्टम कह दिया, इसको भी इकोसिस्टम कह दिया, इसको भी इकोसिस्टम कह दिया। एग्जाम में आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसकी बात हो रही है? चलिए आ गया एग्जाम में। जब वो हमें लिख के देता है कि इकोसिस्टम है तो हमारे लिए ये है, इकोसिस्टम मतलब ये वाला है। अगर उसे कहना ही होगा, लिख के देगा बड़ा इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम, बस। समझ पा रहे हैं आप? केवल इकोसिस्टम लिखा तो यही सोचना है, लार्ज इकोसिस्टम बाय ग्लोबल इकोसिस्टम। जय बात। तो तुरंत तुरंत मुझे आंसर देते चलेंगे सब बच्चे। अकेला एक है तो किस नाम से पुकारा? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, डिफरेंट पॉपुलेशन,
बायोटिक है, बायोटिक इंटरेक्शन, बड़ा इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम। जब मैं ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक पहुंचा तो यहाँ तक आते आते साइज कम हुई कि ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई कि ज्यादा। इसका मतलब साइज भी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। बेटा मैंने आपके सामने इकोलॉजिकल ऑर्डर में 3 यहाँ और 3 यहाँ 6 टर्म लिखी है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। लेकिन आपके एनसीईआरटी कहती है कि 4 बेसिक यूनिट होती है, 4 बेसिक है। और 4 बेसिक कौन कौन सी लिखी मैं बता रहा हूं, पहले आराम से सुनेंगे। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। क्या बायोम एक इकोसिस्टम है? क्या सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं? इसलिए बीच वाली टर्म लिखी है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 220। नेट स्लो है यहाँ। ना ना जरूर। अरे स्लाइड तो जाएंगे, वो तो ओपन ही नहीं हो रहा होगा ना। ये देख। Ecology is basically concerned with 4 levels of biological organization। सब बच्चे साथ साथ नाम बताएं। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन। ठीक बात। तो 4 बेसिक है बेटा यहाँ। वैसे तो टोटल 6 है, और 6 में आपने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर कहा। लेकिन इन्होंने वहां इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर में केवल बायोम को इंक्लूड किया है, क्योंकि बायोम एक इकोसिस्टम भी है और सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर भी बनाते हैं। तो ये याद रहेगा सबको यहाँ से। चलिए बेटा वहीं चलते हैं हम जहाँ थे। ठीक बात। ये सब बच्चों ने नोट कर लिया। लेकिन अब एक और टर्म हम यहाँ पर और इंक्लूड करेंगे, और वो टर्म हम इकोसिस्टम के बाद लिख रहे हैं बेटा, लैंडस्केप। मन में तुरंत क्वेश्चन आ गया कि लैंडस्केप होता क्या है, किसे कहते हैं, और इसे उस ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा, अलग से क्यों लिख दिया। आ जाओ समझते हैं। लैंडस्केप शब्द एनसीईआरटी ने बायोडाइवर्सिटी में दिया है, जहां इंडिया को डाइवर्स लैंडस्केप कहा है नॉर्वे से कंपेयर करते हुए। तो लैंडस्केप टर्म आई हुई है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो फिर बढ़ जाएं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। लैंडस्केप, वैसे तो सब बच्चे जानते हैं कि लैंडस्केप छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि एक नेचुरल साइट को कहते हैं। लेकिन आज इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपल सिंपल आपको कहना है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स surrounded by natural boundary, surrounded by natural boundary। यही बेटा यहाँ पर लैंडस्केप कहलाता है। जैसे बेटा हमारे पास एक एरिया ऐसा है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े माउंटेन वहां पर हैं। ये आप बच्चे देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन वहां पर हैं। ये सन नहीं है, आप इसको ऊपर से देखो, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है।
और यहाँ बीच में आपने देखा कि एक झील यहाँ है, लेक, इसके पास ग्रास भी उगी हुई है। अच्छा लग रहा है बेटा? यहाँ पर फॉरेस्ट भी है बेटा छोटा। अरे यहाँ पर हमने देखा कि कुछ सैंड भी पड़ी हुई है। हाँ बेटा, कोई भी बालक या बालिका मेरे से ना पूछे कि एरिया कहाँ है बेटा, ये एग्जाम्पल है। यहाँ ये छोटा मार्शलैंड भी आपको दिख रहा है। तो इधर ये एक्वेटिक इकोसिस्टम ये रहा, यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सैंड इकोसिस्टम, मार्शलैंड इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, पहाड़ों से घिरा, उसी को क्या कहेंगे बेटा? लैंडस्केप। बेटा आप कहेंगे कि सर ये पहाड़ भी तो एक इकोसिस्टम ही है, फिर इसको हमने बाउंड्री क्यों कह दिया? अरे ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसने इस एरिया को पास वाले एरिया से ज्योग्राफिकल सेपरेट किया है, और वो इकोसिस्टम जो ज्योग्राफिकल सेपरेशन लाता है वही बाउंड्री कहलाता है। हर बार वो बड़ा माउंटेन ही हो जरूरी, वो ओशन भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो बेटा ये बाउंड्री इसलिए बन गया क्योंकि ये ज्योग्राफिकल सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। बड़ा कोई आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी है और बीच में दो तीन इकोसिस्टम है, तो वो भी तो एक लैंडस्केप है, हो सकता है। तो यहाँ पर अब आप बच्चों का काम शुरू होता है, जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा। आज हम लैंडस्केप को बायोम से कंपेयर कर लेते हैं, और तुरंत आंसर कर दो रे बेटा, लैंडस्केप और बायोम में कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है? लैंडस्केप की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम है, और जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट इको होगा तो वैरायटी ज्यादा होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। लेकिन साइज के मामले में बायोम जनरली जनरली बायोम बड़ा होता है, जनरली बायोम बड़ा होता है। अगर मैं लैंडस्केप में इंडिया का एग्जांपल भी दे दूं, क्योंकि हमारा इंडिया भी एक लैंडस्केप ही है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय और साउथ में ओशियन नेचुरल बाउंड्री है, और हमारे पास क्या नहीं है? रेन फॉरेस्ट भी है, डेसिडुअस भी है, कॉनिफर भी है, स्नो है, डेजर्ट है, मार्श है, सब कुछ है। तो डाइवर्स लैंडस्केप है। फिर आप कहेंगे कि सर पूरा इंडिया आप लैंडस्केप बता रहे हो, तो फिर साइज में इसको बायोम से छोटा क्यों बता रहे हो? अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कंपेयर करता हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है ना, तो हमारी अर्थ के 14% लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जबकि हमारा इंडिया टोटल अर्थ एरिया का 2.4% है। तो कौन बड़ा हुआ? बायो। ठीक बात है। तो फिर बच्चों जल्दी से यहाँ देखेंगे, और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने समझे। अगर मैं लैंडस्केप को केवल कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रखकर इस ऑर्डर में रखता, तो बायोम के बाद में रखता। नहीं समझ पा रहे क्या? दोबारा फिर सुनो। जब वो इकोलॉजिकल ऑर्डर बनाया था ना हमने, ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक, तो साइज बढ़ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। अब केवल कॉम्प्लेक्सिटी को दिमाग में रखकर लैंडस्केप को रखूं तो बायोम के बाद आएगा। केवल साइज को दिमाग में रखकर रखूं तो बायोम से पहले आएगा, और अगर दोनों को दिमाग में रख ले तो कहीं नहीं बाहर आएगा। समझ रहे हैं आप? तो हम तो दोनों बातों को साथ लेके चल रहे थे, इसलिए हमने लैंडस्केप को बाहर अलग से मेंशन कर दिया। यहाँ पर ये अलग से क्यों लिखा गया, अब आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये तो कंफर्म है कि इकोसिस्टम के बाद ही होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। लेकिन बायोम के बाद होगा पहले होगा, वो तो उस बात पर डिपेंड करता कि आप केवल कॉम्प्लेक्सिटी को रखते हो या केवल साइज को। अगर दोनों को रखते हो तो कहीं नहीं बाहर होगा। सही बात है। अब यही इकोलॉजिकल ऑर्डर एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते चलेंगे। पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर बेटा हम यहाँ पर
कम्युनिटी एंड सो ऑन, जो भी आगे की तरफ है सब वही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओटिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, ये ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी है। इनके बारे में भी जान लो, फिर एक एक करके हम ऑर्गेनिज्म से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ जाएं आगे। ठीक, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। और इकोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता है, एक तो ऑटिकोलॉजी और एक सिन इकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी मतलब कि अगर आपने एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी किया है, तो आपने जिस ब्रांच में डील किया है वो ऑटिकोलॉजी है। अगर आपने बेटा ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को स्टडी किया है, तो आपने जिस ब्रांच में डील किया है वो सिन इकोलॉजी होगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फर्क सब पे पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फर्क सब पे पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बेटा जाओ ग्रासलैंड में जाओ और रैबिट की एक स्पीशीज का नाम लिया कि उस पर क्या फर्क पड़ा स्टडी करो, तो आप सेनिकोलॉजी डील कर रहे हो कि ओटेकोलॉजी? अरे समझ रहे हैं आप, फर्क तो सब पे पड़ा, लेकिन आपकी स्टडी का क्राइटेरिया कहां पर है उसकी बेसिस पर ये होगा। और मैं आपसे कह दूं कि जाओ पूरे ग्रासलैंड पे स्टडी करो, तो सेनिकोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पर आप सब बच्चे जानते हैं कि यूनिट ऑफ स्टडी एक स्पीसीज है बेटा। तो कभी अगर आपको कहीं पर इसे स्पीसीज इकोलॉजी लिखा हुआ मिलता है तो भी ये ऑटिकोलॉजी ही होगा। अगर यहाँ पॉपुलेशन इकोलॉजी लिखा मिलता है तब भी बेटा ये ऑटिकोलॉजी ही होगा। अगर आपको इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ मिलता है तब भी ये ऑटिकोलॉजी ही होगा। यहाँ यूनिट ऑफ स्टडी ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मतलब की कम्युनिटी है। तो समझ जाओ रे बेटा, अगर कभी आपको कम्युनिटी इकोलॉजी लिखा मिलता है तो उसे सिन इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो अभी अभी आपसे बोला, उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, वही लिख लीजिए। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। अगर मैंने ह्यूमन कहा तो एक स्पीसीज का नाम लिया तो ये हो गया, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दिया तो वो सिन इकोलॉजी हो गया। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी है, ऑटिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सीरियस मोड में रहना है कि अगर बाय द वे सिलेबस कम होता है तो मुश्किलें ज्यादा होती है। मुश्किलें ज्यादा होती है क्योंकि कंपटीशन उतना ही बढ़ता है, होके रहेगा उतना। तो इसलिए जो परफेक्शन की लेवल पे जाएगा वही आगे जाएगा। तो चीजों को हल्के में ना लें,
और ये जो कह रहे हैं ना कि हो गया वो तो कम सिलेबस, तो कम ही हो गया। वो ये भी सुन ले कि कोरोना टाइम पर भी कम हुआ था, क्वेश्चन उसमें से भी आया था। एक बात ये क्लियर रख लेना, कोई टर्म अगर कहीं भी लिखी है एनसीईआरटी में तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ अपने बॉटनी में पोर्शन बड़ा है, जैसे फैमिलीज है, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी में स्पीसीज कंसेप्ट है। तो फैमिलीज में आपको मालवेसी, ग्रेमिनी, इन फैमिलीज पर फोकस करना पड़ेगा। क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, ये तो आप पहले से पढ़ ही रहे थे। तो ये आगे जो भी फैमिलीज ऐड हुई हैं उनको तो जरूर पढ़ना है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए कम की तरफ मत भागो। सिर्फ आप क्या करते हो, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उधर भागते हो। कम हो गया, कम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसे मना नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और 5 नंबर कम होना, कितनी रैंक पीछे जाना होता है आप समझ सकते हैं। ये तो मैं केवल एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो गलत हुआ। आगे बढ़ जाओ। तो आओ फिर एक एक करके इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैं आप बच्चों को डरा नहीं रहा बेटा, आगाह कर रहा हूं, क्योंकि ये काम हमारा ही है। आपका अभी आपका मन तो बच्चा है, अभी छोटे हैं आप, तो आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं, कंफर्ट जोन में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आप अभी अगर उसमें हम आपका सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना नहीं है, बिल्कुल क्यों डरना है, डट के रहना है, डर के थोड़ी होता है। तो ऑर्गेनिज्म को अगर डिस्कस करेंगे तो बेटा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में बाकी तो सब हमने पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन हम जरूर यहाँ डिस्कस करेंगे, एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी ऐसा लिखकर? बहुत बढ़िया। आज हमारी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, रह पा रहा है, अरे वो रह सकता है, क्योंकि उसने अपनी फिजियोलॉजी को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया है। लिखना बंद करो, सुनो पहले। क्या हमने इस बारे में कभी सोचा कि कैक्टस डेजर्ट में ही क्यों उगता है, लाइकेन चट्टान पर ही क्यों ग्रो करता है, आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री से ज्यादा कैसे झेल लेता है, ह्यूमन को कहो झेल के बता। क्योंकि सबका अपने अपने एरिया से फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, इसलिए वो वहां उग पा रहे हैं, वहां रह पा रहे हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट सबसे पहले फिजियोलॉजी पे पड़ता है। अगर ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंज आया तो कह देना ऑर्गेनिज्म से फिजियोलॉजी बदल ले। अगर वो बदल लेगा तो रह लेगा, नहीं तो मर जाएगा बेटा। अभी भी बहुत सारे बच्चे मर जाएगा कहते हैं, ये गलत है, मर जाएगा बेटा। थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा। यहाँ यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो एरिया है, एक तो है फ्रेश वाटर वाला और एक है मराइन वाटर वाला। बहुत ही सिंपल और सही एग्जाम्पल ध्यान से,
जल्दी बताओ, यहाँ की सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के कंपैरिजन में, हाँ, यहाँ की सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया। मान लीजिए कोई ए यहाँ पर रह रहा है, कोई बी यहाँ पर रह रहा है, क्या इस ए ने अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है? क्या इस बी ने अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है? अगर मैं इस ए को उठाकर इधर पटक दूं तो? चुप हो जाओ, मरना पहला रास्ता नहीं है। पहले इस ऑर्गेनिज्म से कहो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बदले रहे, जो नया एनवायरनमेंट आया है उसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर बना है। अगर वो चेंज कर लेगा तो रह लेगा भाई, नहीं कर पाएगा तो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। मान लीजिए ये ए अपने एरिया का भयंकर प्रीडेटर है, खूब खाता है। जब मैं इस ए को उठाकर इधर पटकूंगा तो आते ही खाना शुरू करेगा कि पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बदलेगा? अरे ऑर्गेनिज्म का अपने नए एनवायरनमेंट से पहला इंटरेक्शन फिजियोलॉजी का है। तू प्रीडेटर है, तू पैरासाइट है, तू जो भी है बाद में कर लेना, पहले रहने लायक तो बन जा। और रहने लायक तब बनता है जब वो अपनी फिजियोलॉजी को अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करके रखता है। तो क्या ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच पहला इंटरेक्शन फिजियोलॉजी का है बेटा? तभी तो कहा एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। सही है। अरे जब हम प्लेन्स में रहने वाले हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें भी वहां एक नया एनवायरनमेंट फेस करने को मिलता है। वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ, वहां ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कहाँ। तो क्या हमारी बॉडी में एक बीमारी हमें फेस करने को मिलती है, एल्टीट्यूड सिकनेस? क्या उसमें हमें नोजिया, फटिक, हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है? क्या उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी भी वहां पर एडजस्ट करती है? क्या उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट में हमारी आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है? कम बेटा कम। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। रिलीजिंग तो बढ़ेगी भाई, ऐसे चक्कर गिननी नहीं होते हैं। जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से। ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ हमने भी तो फिजियोलॉजी को बदला रहे, और बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी का बदलना एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, कौन सी इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। तो सब बच्चों को ये क्लियर है भाई? तो ऑर्गेनिज्म में इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन की तरफ। वैसे तो पॉपुलेशन की डिटेल आगे चलकर आपको डेमोग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तीन टर्म आज हम डिस्कस करेंगे, लोकल, सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन। चलिए जल्दी से एक एक करके इन तीनों टर्म को देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास दो एरिया है, एरिया 1, एरिया 2। बताइए, बराबर है? छोटा चलेगा, कोई बात नहीं। एरिया 1, क्या एरिया 1 प्लेन्स वाला एरिया है? एरिया 2 हिल्स वाला एरिया है ना बेटा? और यहाँ के ये रहे ए, यहाँ के इंडिविजुअल हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पर भी ये रहे ए, यहाँ के इंडिविजुअल भी हमने ए से ही रिप्रेजेंट किए, दोनों जगह ए ही लिखा। स्पीसीज, एरिया अलग अलग है लेकिन स्पीसीज सेम। एरिया 1 के वो इंडिविजुअल जो एरिया 1 में लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, वो यहाँ की कौन सी पॉपुलेशन? बच्चे आप मुझसे कहेंगे कि सर लॉन्ग टाइम का क्या मतलब, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितना? अरे 10, 20, 30, 50 साल मत देखो, कहो जनरेशन वाइज। जो जनरेशन वाइज यहाँ रहता है वो यहाँ की लोकल लोकल पॉपुलेशन है। इसी तरह से जो
लॉन्ग टाइम या कह दीजिए जनरेशन वाइज यहाँ रहेगा, क्या वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन होगा? बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, एरिया अलग अलग, स्पीसीज अगर दो अलग अलग एरिया में सेम स्पीसीज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। कोई भी बालक या बालिका मेरे से ना पूछे कि इन दोनों में से सिस्टर कौन है। दोनों आपस में सिस्टर हैं। सिस्टर कब बनते हैं बेटा? अरे मतलब सिस्टर पॉपुलेशन कब कहते हैं? अलग अलग एरिया में दो स्पीसीज रह रही है और सेम स्पीसीज के मेंबर है तो क्या है? सिस्टर है बेटा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर दोनों आपस में सिस्टर है, ऐसा कहना है। अब यहाँ आप जानते हैं कि समर टाइम में प्लेन्स वाले हिल्स पे चले जाते हैं और हिल्स वाले भी तो किसी न किसी काम से आ ही जाते हैं। क्या दोनों लोकल पॉपुलेशन, दोनों सिस्टर तो हैं, आपस में डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड है, तो इन्हें क्या कहेंगे? मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। फिर मैं कहूंगा कि कोई भी बालक या बालिका मेरे से ना पूछे कि दोनों में से मेटा कौन है। दोनों आपस में मेटा है। पता है मेटा का मीनिंग क्या है? ध्यान रखो, मेटा का मीनिंग है कि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। अगर बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर होता तो आना जाना नहीं हो पाता। यहाँ अगर ये जा पा रहे हैं, वो आ पा रहे हैं, इसका मतलब कोई बैरियर नहीं है, तभी तो मेटा पॉपुलेशन है बेटा। तो यहाँ अब एक और बात, एक बार बच्चे ने कहा कि सर ये वाला ए उधर जाता है और ये वाला ए इधर आता है, क्या ये दोनों ही मेटा है? ना, कंप्लीट कंप्लीट पॉपुलेशन मेटा होगी। मैंने मेटा के आगे इंडिविजुअल लिखा कि पॉपुलेशन। समझ रहे हैं आप? ये वाला ए भी मेटा है जिसने कभी हिल्स को देखा ही नहीं। अगर ये इनके साथ रह रहा है तो स्पीसीज सेम है, कैपेबिलिटी बराबर है। ये जा सकता है तो ये भी तो जा सकता है, ना जाए इसकी मर्जी। सही है। तो बेटा यहाँ पर कंप्लीट कंप्लीट पॉपुलेशन को आप मेटा के नाम से पुकारेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और आ रहा है। हमारे पास में 3 एरिया है। एरिया 1 है, एरिया 2 है और एरिया 3 है। यहाँ के ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए रह रहे बेटा, और बीच में देखो बड़ा ओशियन है। जो लॉन्ग टाइम से यहाँ रहेगा वो यहाँ का, यहाँ लोकल, यहाँ बेटा एरिया 2 और एरिया 3 के बीच में एक बड़ा ओशन है। क्या अब भी ये आपस में सिस्टर होंगे? होंगे। सिस्टर बनने में ओशन क्या करेगा भैया? समझ रहे हैं आप मेरी बात? एरिया अलग अलग स्पीसीज सेम है तो सिस्टर ही तो है। तो 1 और 2 वाले क्या आपस में सिस्टर हैं? क्या ये भी आपस में सिस्टर हैं? बहुत ही बढ़िया। क्या ये भी आपस में सिस्टर हैं? अब जल्दी मुझे बताओ, क्या एरिया 1 और 3 वाले आपस में मेटा है? जब बात, आ जाओ चले जाओ बेटा। क्या 1 और 2 वाले आपस में मेटा है? हाँ। क्या 2 और 3 वाले आपस में मेटा है? तो क्या हर सिस्टर मेटा हो जरूरी है क्या? आ गया ना ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में।
इसकी वजह से दोनों सिस्टर होके भी मेटा नहीं बन पाए। संभालो अपने आप को, क्योंकि यहाँ बीच में एक बड़ा ज्योग्राफिकल बैरियर है। सही है? तो स्टेटमेंट, हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो जरूरी, लेकिन हर मेटा सिस्टर होगी ये जरूरी है। बेटा एक शब्द और लिख लीजिए यहाँ, लोकल पॉपुलेशन को आप डीम्स के नाम से भी पुकारते हैं। डीम्स, डीम मतलब सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन है। ठीक ठीक ठीक। तो ये लोकल सिस्टर मेटा भी हो गया। और अब हम तीन डेफिनेशन पे बात करेंगे, एंडेमिक, कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। एंडेमिक तो आज ही हो जाए। पलट दे पत्ता। तीन डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं बेटा स्पीसीज से रिलेटेड। और पहली डेफिनेशन, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज हम उन स्पीसीज को कहते हैं जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी मेटासिकुया। मेटासिकुया कौन से ग्रुप का प्लांट है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कौन से ग्रुप में आता है, ऑर्डर में आता है? कौन से ऑर्डर में आता है? नेटल्स। नेटल्स में आता है। बहुत गजब, सही चल रहे हो बेटा। कॉनिफरल्स, नेटल्स में तो तीन नाम है ना, नेटम, वेल्विशिया, इफेड्रा। सही है। इधर इधर, ये हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। और जब किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे तो इनका नंबर उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, इनका नंबर, जब इनका नंबर कम है तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा ज्यादा। बेटा जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आ गया या कोई बड़ी बीमारी फैल गई जो कंगारू को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, अगर कंगारू वहां से खत्म तो दुनिया से खत्म, क्योंकि होते ही वहां पर है। लेकिन मन में आया कि इनका बनना कैसे हुआ होगा, तो आपका सीधा आंसर होगा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, जैसे पहली बार जब हमारी अर्थ बनी थी तो बड़े बड़े चेंज आ रहे थे, बातें नहीं बस 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ये रहा इधर की तरफ बड़ा ओशियन, यहाँ ए रह रहा है, बी रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है। एक बार की बात है बेटा, बड़ा चेंज आया, ओशन का पानी फ्लो करते हुए इधर की तरफ आ गया, ये डी इधर ही अटक गया और ये यहाँ का एंडेमिक बन गया।
सही है। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी के और एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में बच गए। हो सकता है, लेकिन बाकी के और एरिया से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? वहां का एनवायरनमेंट बदल गया। वहां का एनवायरनमेंट क्यों बदल गया? कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। तो बेटा घूम फिर के वहीं आना है, तो पहली बार में ही कह दो बेटा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। कुछ बच्चे ये भी तो कह देते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का टेरेस्ट्रियल पाथ ही ना रहा। हो सकता है भाई पाथ ना रहा, लेकिन पाथ क्यों नहीं रहा? कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। कहा ना बेटा मैंने आपसे, जब आपको घूम फिर के कहना ही वही है, तो पहली बार में ही आंसर दे दीजिए, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल। तुरंत तुरंत एग्जाम्पल लिख लो। ये कंगारू कहाँ के एंडेमिक। ओ हो गजब। यहाँ पर बेटा कीवी कहाँ के हैं? अरे ये कीवी फ्रूट है कि बर्ड? बर्ड। बेटा यहाँ मेटा सिकुया। हाँ बेटा चाइना वैली में है। तो इस तरह से ये आज एंडेमिक स्पीसीज कंप्लीट हो गई है। अब की स्टोन स्पीसीज पे आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड। आज के लिए इतना ही ठीक है। जाओ। चले। थैंक यू। और पढ़ लो, पढ़, ज्यादा मस्ती मजाक में मत रहो।